RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। एनसीईआरटी पुस्तक के चैप्टर 12 जो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके 5-6 निहित प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिनमें से हमने पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो आइए आज हम 5-6 निहित प्रश्नों में से दूसरा क्वेश्चन आपका लेकर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में आपको कुछ अभिक्रियाएं दी हुई हैं जो अधूरी हैं। हमें इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है और बने हुए उत्पाद की संरचना और उसके नाम को लिखना है। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया है एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ C2H5COCl की निर्जल AlCl3 और CH2 की कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया लिखनी है। पहले पार्ट में आपका बेंजीन रिंग दिया हुआ है और बेंजीन रिंग पर C2H5COCl की अभिक्रिया हमें करानी है। अब यहाँ पर देखिए 2 और 3 कार्बन यहाँ पर आ गए, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइल क्लोराइड। अब अगर आपके याद हो तो मैंने आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बताई थी, जिसमें कहा था कि बेंजीन रिंग पर अगर हम RCl की या RX की अभिक्रिया करते हैं, RCOX की अभिक्रिया करते हैं, यानी बेंजीन रिंग में इस हैलोजन युक्त यौगिक की अगर हम अभिक्रिया करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी हैलोजन कैरियर, हैलोजन वाहक की उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति हो या FeCl3 की उपस्थिति हो और CH2 के आपके अक्रिय वातावरण में अगर ये अभिक्रिया कराई जाए, तो जो ये R समूह होता है, RCO समूह होता है, वो बेंजीन रिंग में प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया हो जाती है। R यानी एल्किल समूह के लिए इसे एल्किलीकरण, RCO यानी एसिल समूह के लिए इसे एसिलीकरण, और अगर यहाँ CH3 ले लें तो मैथिलीकरण, CH3CO ले लें तो एसिटिलीकरण आदि अभिक्रिया इसको कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर C2H5CO यानी प्रोपेनोइल ग्रुप लिया हुआ है, तो जब यह अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में और CH2 के निष्क्रिय वातावरण में होती है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर ये C2H5CO समूह प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से बने हुए यौगिक को हम क्या बोलेंगे? यह देखिए C2H5 है और ये CO कीटोन, तो इसको हम एथिल फेनिल कीटोन भी नाम दे सकते हैं, या फिर अगर इसका हम IUPAC नाम लिखें तो बेंजीन रिंग तो आपका कुछ इस प्रकार से हो गया। ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा C2H5। यहाँ से 1, 2 और 3 कार्बन इकट्ठे ले सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल और 3 कार्बन पर हो जाएगा प्रोपेन और 1 ओन इसको लिख देंगे। ये C डबल बॉन्ड O पहले कार्बन पर हो जाएगा, यानी 1 फेनिल प्रोपेनोन इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार से ये पहला पार्ट आपका हमने समझा दिया। अब देखते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है C6H5CH2 ट्वाइस CD प्लस 2 CH3COCl, C6H5 यानी फेनिल ग्रुप, और जब उसके साथ CH2 जोड़ देते हैं तो इसे बेंजिल ग्रुप कहा जाता है। तो बेंजिल और कैडमियम है आपका, जबकि CH3COCl। इस अभिक्रिया के पश्चात आपका कौन सा उत्पाद बनेगा उसको पूर्ण करना है। दूसरे पार्ट में आपका C6H4 दिया हुआ है, जिसके एक तरफ आपका दिया हुआ है CH3 और पैरा पोजीशन पर दे दिया गया NO2। फिर इसमें कहा है CrO2Cl2 यानी क्रोमिल क्लोराइड की अभिक्रिया इसमें करानी है, और फिर उसके बाद हमें जल अपघटन भी कराना है। पहले स्टेप में तो ये दिया हुआ है, सेकेंड स्टेप में आपका दिया हुआ है H3O पॉजिटिव, जिसका मतलब है कि हमें जल अपघटन करना है। अगर आपके याद हो तो ये एक इटार्ड रिएक्शन थी, इटार्ड अभिक्रिया थी, जिसमें क्या होता है कि ये CrO2Cl2 इस CH3 समूह का ऑक्सीकरण कर देता है CHO समूह में, लेकिन वो आपका 2 स्टेप में अभिक्रिया होती है। पहले स्टेप में आपका जो ये
आप CH3 समूह होता है, इसके 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाते हैं किस समूह के द्वारा, CrOCl2 के द्वारा, जो है हमारा CrO2Cl2। कुछ इस प्रकार से OCrCl2 और इंटू OH जल के अणु की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो जाती है। दूसरा अणु भी CrCl2OH के रूप में इस पर योगात्मक अभिक्रिया दे देता है। अब जैसे ही हम इसका जल अपघटन करेंगे, HOH के रूप में इसको लिखते हैं, तो फिर यहाँ पर ये हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर जो CH है इस पर 2 OH प्रतिस्थापित हो जाते हैं और ये अलग से निकल जाता है आपका ये यौगिक कंप्लीट। तो यहाँ NO2 हमारा सेम टू सेम, और अगर एक ही कार्बन पर आपके 2 OH उपस्थित हों तो वह यौगिक अस्थायी होता है, जो साथ के साथ जल का एक अणु त्याग देता है और ये बना देगा C6H4, यहाँ पर CHO और यहाँ पर NO2। तो ये पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड का निर्माण कर देता है। इसको पैरा लिख सकते हैं या आप 4 नाइट्रो के रूप में भी इसे लिख सकते हैं। 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसके पश्चात हम इसका थर्ड पार्ट लेकर चलेंगे। तीसरे पार्ट में आपको इस क्वेश्चन के दिया गया है कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH यानी प्रोपाइन दी गई है, जिस पर Hg2 पॉजिटिव और H2SO4 यानी जो मर्क्यूरिक आयन है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनकी अभिक्रिया कराई जाती है। इस अभिक्रिया को HgSO4 के रूप में भी दिया जा सकता है और यहाँ पर हमें मुख्यतः जल की अभिक्रिया इस प्रोपाइन के साथ करानी है। तीसरे पार्ट में आपको कहा गया है कि जब हम C6H5CH2 ट्वाइस CD यानी डाई बेंजीन, जो C6H5CH2 होता है, ये बेंजिल समूह होता है। बेंजिल के साथ CD जोड़ दिया तो ये हो जाएगा आपका कैडमियम, यानी इस कंपाउंड को C6H5CH2 ट्वाइस CD को बोलेंगे डाई बेंजिल कैडमियम की अभिक्रिया हम कराते हैं CH3COCl। ये आपका एसिटिल क्लोराइड होता है, 2 कार्बन होने के कारण इसको एथेनोइल क्लोराइड भी कहा जा सकता है। तो जब ये अभिक्रिया ड्राई ईथर में कराई जाती है, शुष्क ईथर में, तो इसमें ये अभिक्रिया आपको जब कीटोन बनाने की विधि थी तो उसमें असममित कीटोन बनाने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ इसके 2 अणु अगर ले लिए जाएं तो 2 अणु लेने पर ये CdCl2 आपका अलग निकल जाएगा, CdCl2 कैडमियम क्लोराइड, और प्लस में क्या बच जाएगा, ये बचेगा आपका CH3CO सेम टू सेम, और प्लस इसी के साथ जुड़ जाएगा आपका ये CH2C6H5। अब इसका अगर हम नामकरण करें तो हमारे यहाँ पर 3 कार्बन बैठ जाते हैं, जिसमें पहले पर C6H5 यानी फेनिल, यानी इसका नाम हो जाएगा 1-फेनाइल प्रोपेनोन। अब प्रोपेनोन तो है, लेकिन कौन से कार्बन पर है, दूसरे पर, तो इसको प्रोपेन 2-ओन या प्रोपेनोन 2 के नाम से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये अभिक्रिया आपको कीटोन के, असममित कीटोन के बनाने की विधियों में बताई गई थी। चौथे पार्ट में आपको बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH3 और एक NO2 जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस बेंजीन रिंग में जो CH3 जुड़ा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में तो इसको टॉलुइन कहा जाएगा, और जो नीचे अपोजिट साइड में NO2 जुड़ा हुआ है वो पैरा पोजीशन बोली जाती है। तो इसका नाम हो जाता है पैरा नाइट्रोटोलुइन, जिस पर हमें CrO2Cl2 यानी क्रोमिल क्लोराइड की अभिक्रिया करानी है और H3O पॉजिटिव यानी फिर इसका जल अपघटन कराना है। तो आइए देखते हैं क्या उत्पाद बनता है। पहले क्वेश्चन का जो ये 4th पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट है और अनेक बार पूछा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि अगर हम CH3C ट्रिपल बॉन्ड
H के साथ जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या यौगिक प्राप्त होता है। यहाँ पर आपका एक तो Hg2 पॉजिटिव दिया है और एक H पॉजिटिव दिया हुआ है। अक्सर यहाँ पर पूरा अम्ल जैसे H2SO4 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, वो भी दे सकते हैं। इनकी परसेंटेज भी दे सकते हैं कि 1% तो HgSO4 यानी लवण है और 60% आपका अम्ल होता है। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है। तो जब हम CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH पर हम अभिक्रिया कराते हैं HOH की, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है। तो यहाँ अगर देखें तो ये कार्बन आपका पॉजिटिव और ये कार्बन आपका नेगेटिव होता है। यहाँ पर देखिए इसके पास एक CH3 समूह, इसके पास H समूह है, तो तुलनात्मक रूप में ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में अकेला कार्बन पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव के रूप में उपस्थित हो जाता है, शेयर्ड पेयर इसकी ओर आकर्षित होने के कारण। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये नेगेटिव पार्ट है, H पॉजिटिव पार्ट है, इनमें से कौन इस पर अटैक करेगा? वो तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हो कि OH इस पर अटैक करेगा, H पॉजिटिव इस नेगेटिव पर अटैक करेगा। लेकिन एक नियम और होता है आपका मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ नियम क्या था कि जुड़ने वाले यौगिक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। आप ये पॉजिटिव नेगेटिव के रेस्पेक्ट में समझ सकते हैं, या मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार भी इस OH नेगेटिव का अटैक यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस सिंगल बॉन्ड पर पहुंच गया आपका OH, ट्रिपल बॉन्ड बदल गया डबल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, ये H जब इसके पास जाएगा। इसी प्रकार से दोबारा से आपका HOH फिर से मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये पहले वाला OH जो पहले से था, अब की बार ये दूसरे वाला OH, ये दूसरे वाला OH हो गया और सिंगल बॉन्ड हो गया आपका CH3, क्योंकि हाइड्रोजन अब इस कार्बन पर अटैक करके CH2 का CH3 बना देगा। ये आपको बताया गया है कि जब एक कार्बन से एक से ज्यादा OH समूह जुड़े हुए हों तो वह यौगिक अस्थायी होगा और जल्द ही जल का एक अणु त्याग कर, ये H इसका OH इसका, तो त्याग कर स्थायी यौगिक बना देता है। अब स्थायी यौगिक क्या बनेगा? यहाँ पर आपका यह आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर OH में से डबल बॉन्ड O हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड ये CH3 आ जाएगा। यानी एक प्रकार से यहाँ पर एसीटोन प्रोपेन 2O या प्रोपेनोन का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से कहीं भी आपको एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो, केवल CH ट्रिपल बॉन्ड CH को छोड़कर ये तो एल्डिहाइड बना देगा, इसके अलावा जितने भी आपके ट्रिपल बॉन्ड युक्त यौगिक हैं, एल्काइन हैं, वे सब जल के योग के द्वारा कीटोनों का निर्माण करते हैं। केवल ये एसिटिलीन ही CH3CHO यानी एसेटेल्डिहाइड का निर्माण करेगी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन हमें कंप्लीट करनी थी, हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पाठ्यनिहित प्रश्न 12.3 में आपको कुछ यौगिक दिए गए हैं और कहा है कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें CH3CHO, CH3CH2OH, CH3OCH3 और CH3CH2CH3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको CH3CHO, CH3CH2OH, CH3OCH3 और CH3CH2CH3 को इनके बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक के बढ़ते क्रम में रखना है। तो पहले इनके नाम देख लीजिए। CH3CHO होता है एसेटेल्डिहाइड, CH3CH2OH होता है एथिल एल्कोहल, CH3OCH3 होता है डाईमेथिल ईथर और लास्ट में CH3CH2CH3 जो होता है वो हो जाएगा प्रोपेन।
देखिए, किसी भी पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक उसके अणुभार पर निर्भर करता है। अब यहाँ अगर हम अणुभार देखें तो 1 और 1 2 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन आपके उपस्थित हैं। तो पहले हम इसी क्रम में इनके अणुभार को यहाँ पर लिख लेते हैं। जो हो जाएगा 44, इसका हो जाएगा 46, डाइमेथिल ईथर का भी 46 और प्रोपेन का 44। तो इस आधार पर हम एक बात देख सकते हैं कि एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर का जो हमारा अनुभार है वो 46 अधिक है, जबकि एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेन का 44 से कम होगा। तो इसी आधार पर हम इनको बॉइलिंग पॉइंट के अनुक्रम में लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इन्हें इनके बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। सबसे पहले जो आपका आएगा वो आता है प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, ये तो आपको अनुभार के अनुसार दिखाई दे गया। उसके बाद आपका एसिटाल्डिहाइड आना चाहिए, लेकिन एसिटाल्डिहाइड न आकर CH3O CH3 आता है, यानी डाइमेथिल ईथर आता है। उसके बाद आपका CH3CHO आएगा और फिर सबसे अधिक हो जाएगा C2H5OH का 44, 46, 44 और 46 के क्रम में। एक्चुअल में जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 213 केल्विन, इसका होता है 249 केल्विन, इसका 293 केल्विन और इसका 351 केल्विन। ये एक्चुअल क्रम होता है। अब इस क्रम का कारण क्या है, उस कारण को देखते हैं। देखिए, जो आपका सबसे पहले आया है प्रोपेन। प्रोपेन आपका एक हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन होने के कारण ये अध्रुवीय अणु भी है। अध्रुवीय अणु के बीच में केवल जो आकर्षण फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, वो वांडर वाल्स फोर्स होता है, वांडर वाल्स बल होता है, जो सबसे दुर्बल होता है। और जिससे जो आकर्षण बल होता है अणुओं के बीच में, वो ही आपका अणुभार के आधार पर भी, या कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट को डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोपेन यानी हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय होने के कारण इसके बीच में वान डेर वाल्स बल होते हैं जो अत्यंत दुर्बल होते हैं। ईथर जो होता है, ईथर डाइमेथिल ईथर भले ही ध्रुवीय अणु हो, लेकिन ध्रुवीयता अधिक होने के बावजूद इसका क्वथनांक CH3CHO से कम होता है। उसका कारण क्या है कि जो CO बॉन्ड आया हुआ है, C के साथ O बॉन्ड, यहाँ पर जो ये ध्रुवीयता है, ये इस तरफ भी C जुड़ा होने के कारण कम ध्रुवीय होता है, जबकि जो एल्डिहाइड या कीटोन वगैरह होते हैं उनमें ध्रुवीयता अधिक होती है, ये अधिक ध्रुवीय होगा। तो इस आधार पर एल्डिहाइड का और जो कीटोन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से अधिक होता है। अब बाकी बचा हमारा C2H5OH एथिल एल्कोहल। इसमें क्या होता है, एथिल एल्कोहल में, या केवल एल्कोहल, कोई और एल्कोहल भी होता है, तो एल्कोहलों में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण इनका क्वथनांक अधिक होता है। कुछ इस प्रकार से लेकर चल सकते हैं, जैसे हमारा ये O और H है, यहाँ पर हमने R जोड़ दिया, तो इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल हमारा जो एल्कोहल का होगा, उनके बीच आपका हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो जाता है, कुछ इस टाइप से R और H। ये हाइड्रोजन बंध होने के कारण, और हाइड्रोजन बंध जो होते हैं इन ध्रुवीयता और वान डेर वाल्स बलों की तुलना में बहुत अधिक प्रबल होते हैं, जिस कारण एल्कोहल का क्वथनांक यहाँ पर सबसे अधिक है। आप कारण के साथ इसको समझ गए होंगे। अगर और अन्य कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो आप उसका उदाहरण सहित उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करा दिए। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।